मेरी बेटी ने फ़ोन किया, कहने लगी अब्बू वो अहमद जो है आई कांटेक्ट नहीं करता। माँ बातें नहीं करती, माँ हर टाइम फ़ोन पे लगी रहती है। जब मेहमान आया करते थे तो अब्दुल्ला खामोशी से कमरे में खिसक जाते थे। इतने उनके वसाइल नहीं है कि वो पर्सनल गाड़ी ले सके, तो उसको ऑटो में लेके आती है। औरतें ऑटो से उतर के भाग जाती हैं। तमीज़ और बदतमीज़ी का लेबल तो फ़ौरन लगा दिया जाता है। किसी ने आपसे कहा हो कि जी आप इसको बिठा लें या ये बदतमीज़ है या ये ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत होता है, अक्सर पार्कों में मेरी बेटी की लड़ाई होती है। नॉर्मल जो बच्चे हैं वो तो देख के सीख जाते हैं, ये देख के नहीं सीखते। इनको आपको सिखाना पड़ता इसको है। आपने सिखाना है। जब कोई नया लफ्ज़ बोलता है तो हमें इतनी खुशी होती है कि लगता है हुज़ैफ़ा ने पहली दफ़ा जैसे अभी बोला है। इंतज़ार करता था कि कब मैं सलाम फेरूंगी और फिर उसने भाग कर आके मेरी गोद में ना वो दुआ पढ़नी होती थी। मैं उसको बताता था कि देख अहमद लुक दिस इज वाटर। फर्स्ट जो लफ्ज़ उसने बोला वो वाह बोला। वो खुशी मुझे ये मेरी बेटी को। कंपैरिजन तो एप्पल टू एप्पल होता है ना, एप्पल टू ऑरेंज तो कंपैरिजन होता ही नहीं है। मेरी बेटी ने बोला था कि नानो आएंगे तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले आके रिक्शे में बिठाया। शाम तक के सबसे इस बात का जिक्र करूंगी कि आज हुज़ैफ़ा ने मेरे साथ ऐसे किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, उससे बात करना भी अच्छा लगता है। अब दिन में गया था 7.5 महीने बाद। मैं तो अपनी बेटी से ये कहता होता हूँ कि बेटा ये जो है ना ये जन्नत का टिकट है। मेरी पहली दुआ हुज़ैफ़ा के लिए होती है कि या अल्लाह इसको नॉर्मल करके मेरी बेटी की आजमाइशों को ख़त्म कर दे। कहते हैं कि जी ये माँ बाप के अमाल की वजह से है। एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, एक ऑटिज्म है, बाकी तीन सही हैं, ठीक तो है। वजह- क्या उसने जाके हज करके आ गई थी या उम्रा करके आ गई थी या तौबा कर ली थी? काबिल तारीफ है ये ग्रैंड पेरेंट्स जिन्होंने इतनी सपोर्ट जेंट्स होने के नाते भी काबिल तारीफ है। अप्रैल ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, लेकिन जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि एक्सेप्टेंस कोई सब्र की तरह से अचानक से आ नहीं जाती। ये बहुत सारे स्टेप्स में, बहुत सारी स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद आती है। और जब हम ऑटिज़्म एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो हमने देखा कि वालिदैन तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा, दादी, नाना, नानी, उनके लिए कबूल करना कि उनके पोते को या नवासे को या नवासी या पोती को ऑटिज़्म है, इंतहाई मुश्किल होता है। उनको ऐसा लगता है कि शायद माँ ने तबीयत ठीक नहीं की, हो सकता है कि इसने फ़ोन ज़्यादा दे दिया हो, कोविड बेबीज़ हैं तो इनको एक्सपोज़र नहीं मिला, या इसकी माँ तो खुद इतनी बातें नहीं करती तो बच्चा कहाँ से बातें करेगा। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये तारुफ़ करवाते हुए कि हमारे पास आज स्टूडियो में ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हैं, जिन्होंने अपने पोते, पोती, नवासा, नवासी के डायग्नोसिस को बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट भी किया और उसके बाद उसकी रिकवरी के इस जर्नी के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा किया। चाहे वो थेरेपीज़ पे ले जाना हो, चाहे घर में सँभालना हो, चाहे लोगों में अपने बच्चे के डायग्नोसिस को डिफेंड करना हो, इन्होंने ये सारे काम किए। बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों से बात करें, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उनको खिराज तहसीन भी ज़रूर दें, क्योंकि हमारे माशरे में किसी में ये करेज होना कि वो अपने पोते, पोती, नवासे, नवासी के डायग्नोसिस को एक्सेप्ट भी करे और उसके बाद उसको एम्ब्रेस भी करे, उसको सेलिब्रेट भी करे और उसको सपोर्ट भी करे। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? जी, बिल्कुल ठीक है। सर बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। मैं आपसे आगाज़ करूँगी गुफ्तगू का, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हमने देखा कि ख़वातीन तो फिर भी मिल जाती हैं, चाहे माँ हो या किसी भी और रिश्ते में हो। लेकिन हमारे यहाँ मर्दों को ये कबूल करना कि उनसे जुड़े हुए किसी भी रिश्ते को कोई स्पेक्ट्रम है या कोई डायग्नोसिस है, कोई न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपने इस चीज़ को कैसे कबूल किया? एक्चुअली मेरी फैमिली में या मेरे अ, जो हैं दामाद उनकी फैमिली में कभी भी दूर-दूर तक कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। क्योंकि मेंटल इलनेस नाम की कोई चीज़ हो कहीं भी या जी। कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, बड़े भी नहीं थे। एक्चुअली मैं उस वक़्त ऑस्ट्रेलिया में ही था और मेरी बेटी वहाँ पहुँच गई। 1.5 साल का बच्चा था उस वक़्त, तो बिल्कुल ठीक था। ऐसे जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो हम लोग वापस आ गए। जब वापस यहाँ आ गए, कुछ 2-3 महीने हमने यहाँ पे गुज़ारे, तो मार्च 2017 में, अगस्त 2016 की उसकी पैदाइश है और मार्च 2018 में, जब वो पौने 2 साल का था, तो मेरी बेटी ने फ़ोन किया, कहने लगी अब्बू वो अहमद जो है हुँ, वो आई कांटेक्ट नहीं करता ठीक है। और उसको अम्मा अब्बा बोलना चाहिए, मामा बाबा वो भी नहीं बोलता और उसको आवाज़ें देते हैं तो
रिस्पॉन्स नहीं करता। जवाब भी नहीं देता। शी वॉज डॉक्टर, हम्म, तो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो इसके जो है ना, जो माइलस्टोन होने चाहिए इस एज में वो नहीं। है नहीं, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। हम्म, मैं कहा बेटा हम तो अभी आपके पास से आए हैं, तो कोई ऐसी चीज़ उस वक्त तो नज़र नहीं आ रही थी। हम्म, तो बहरहाल अगर आप कह रही हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, तो चलें देखते हैं। उसने कहा अबू मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप फ़ौरन आ जाएं। मैंने कहा ठीक है, मेरा वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दें। उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, मैं जून में वहाँ चला गया। 24 घंटे की फ़्लाइट करके रात को 12 बजे मैं 1 बजे पहुँचा घर, और सुबह उसकी वो असेसमेंट थी। ठीक है। 6 बजे हम लोग घर से निकले और वहाँ गए, तो उन्होंने असेसमेंट की, जो उनका तरीक़ाकार है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी हाँ, देयर समथिंग, कि जी बच्चा जो है ना उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। हमने कहा ठीक है, अब बताएं आगे क्या करना है। तो उसकी मदर थोड़ी, चूँकि पहले भी उसको कुछ आइडिया था, मुझे भी, तो उसने थोड़ी परेशान, ज़ाहिर है माँ थी, परेशान जी, हो जी। गई। तो मैंने कहा बेटा देखें, बात परेशानी से तो मसला हल नहीं होगा, मसला तो हल होगा मसला हल करने से। और बिल्कुल। मसला हल करने के लिए सबसे पहले मसले को समझना ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। सेम वे ये है कि अगर एक बंदा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, हाँ। तो वो ना तो उस तरफ जाएगा, ना उस तरफ सोचेगा, ना उस रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और रास्ता बड़ा कठिन है। पहले तो एक्सेप्ट करना ही बहुत कठिन है, हाँ। एक माँ बाप के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो एक दिन का काम नहीं है, ये एक जंग है, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट। लाइफ लॉन्ग है। जी, जी। ये ऐसा नहीं है कि जी एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल, उसके बाद आप बिल्कुल जो है ना शांत हो गए। शांति वाली कोई कहानी नहीं है, जैसे ये एक जंग है जो आपने लड़नी है और करनी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि आपने खुद भी एक्सेप्ट किया और आपने अपनी बच्ची, अपने दामाद के अंदर भी वो एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश की, कोशिश बिकॉज़ ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल मरहला होता है। मुश्किल मरहला होता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने मुझे कहा कि हुज़ैफ़ा के जो सिम्पटम्स है वो सबसे पहले आपने पिक किए, तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। थोड़ा-सा बयान करें किस तरह से हुआ? मैं जब ये पैदा हुए हैं तो 4 महीने के थे। मैं हुँ। अमेरिका चली गई, जब मैं 5 महीने बाद वहाँ से वापस आई तो मैंने देखा कि जब इसको जैसे आवाज़ देते हैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा, तो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। मैंने उसी टाइम से अपनी बेटी से बोला, तो मेरी बेटी ने बोला नहीं मम्मा ये तो सही है, मुझे आवाज़ देते हैं, मम्मा अज्जू बोलते हैं, दूध को अज्जू बोलता था। तो मुझे दिखाती, अम्मी देखें, लेकिन मेरे दिल में एक बात बैठ गई थी कि नहीं इसमें कुछ है। मेरा ख्याल था कि इसके समात का मसला है। तो वो खैर काफ़ी, जब इन्होंने भी सारा ऑब्ज़र्व किया, देखा, फादर तो खैर मेरे दामाद किसी तरह नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे नहीं माँ बातें नहीं करती, माँ हर टाइम फ़ोन पे लगी रहती है, इसलिए वो बच्चे पे तवज्जो नहीं देती, बच्चा चुप रहता है। लेकिन मैंने भी बहुत कहा, फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत कहा कि इसको अब चेक तो कराओ। फिर खैर इसके टेस्ट कराए तो डॉक्टरों ने बोला कि इसका है मसला, इसको 40% एक कान से सुनता है और 60 एक कान से सुनता है। इस तरह वो एक्सेप्ट हमने कर लिया कि इसका ये मसला है, तो बोलेगा भी उतना ही। तो फिर मेरी बेटी शुरू हो गई, फिर इसने हर डॉक्टर को दिखाया, जहाँ भी किसी ने, स्पीच थेरेपी के लिए लेके जाती थी, इसके छोटे बच्चों को मैं सँभालती थी। बहुत मेरी बेटी ने स्ट्रगल किया इस बच्चे के लिए। जैसे उन्होंने कहा क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है, तो ये फैमिली की सपोर्ट के बगैर आप नहीं नहीं। कर सकते, इंडिविजुअली नहीं कर अभी भी सकते। बेटी करती है, अभी भी कहीं लेके जाती है तो बच्चों को इनकी मैं सँभालती हूँ। तो बस हमने तो एक्सेप्ट किया हुआ है, ना इनकी तरह के हमारे ख़ानदान में, ना उनके ख़ानदान में कोई ऐसा मसला नहीं था। मैं दौरान इंटरव्यू एक और बात बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने हो सकता है मुझ में सिक्स्थ सेंस डाली हो। मेरा टेलर है, मैं उसके पास गई, उसका भी ऐसा ही बच्चा था छोटी एज का, तो उसने काउंटर पे बिठाया हुआ, तो मैं ले आई प्यार करने के लिए ना। उस बच्चे में भी ऐसा था कि मुझे लग रहा था इसमें भी कोई मसला है। मैं 2-3 दिन उसको देखा, फिर उसके फादर को बोला, तो वो डॉक्टर के ले गया, डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलती थी तुम्हारे बच्चे में कोई मसला है। तो आज वो आदमी मुझे बोलता है कि मैं अगर आपकी बात मान लेता तो मैं उस टाइम डॉक्टरों को दिखाता। वो बच्चा भी ऑटिज़म निकला। ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो नज़र आ जाते नहीं हैं और उनको फिर नहीं, पेरेंट्स अर्ली को नहीं क्योंकि टोक आगे ही नहीं है ना। आपकी बात टोक रही हूँ, पेरेंट्स को नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशनल नहीं हूँ, मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा मैं ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ इसी चीज़ को। क्योंकि बच्चों के ना कुछ बिहेवियर्स जी, ऐसे होते हैं, आपको वो देखकर ही जी। अंदाज़ा होता होगा। इसीलिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह हालाँकि की मेरी बातें करते ज़िंदगी हैं। में ऐसा कोई नहीं था, ये दूसरा मेरे अपने नवासे का केस था और जी। पहला वो मेरे टेलर का बेटा था।
उसका और था। दूसरा ये मोहम्मद हुज़ैफ़ा थे। दूसरा मोहम्मद हुज़ैफ़ा था। मोहम्मद हुज़ैफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा है अब तो इसका। माशाल्लाह। अच्छा, आप सबको मेरा जर्नी, अब्दुल्ला का जर्नी बहुत अच्छे से पता है। सो अब्दुल्ला के डायग्नोसिस से लेके अब तक मेरे लिए ये सफ़र इस तरह से आसान शायद कभी भी ना होता अगर मुझे फैमिली की सपोर्ट हासिल ना होती। आज जब हम बात कर रहे हैं हुज़ैफ़ा की नानी से और अहमद के नाना से, तो हमारे पास अब्दुल्ला की दादी भी मौजूद है और हम इनसे जानेंगे कि जब आपको अब्दुल्ला का डायग्नोसिस पता चला था, तो उससे पहले आप प्रिपेयर्ड थीं? आपको कभी रेड फ्लैग्स लगे, नहीं लगे, या बिल्कुल ही शॉक्ड हुआ था कि ये क्या हो गया? मुझे रेड फ्लैग्स बिल्कुल भी नहीं लगे। मैंने हमेशा इस चीज़ को इस तरह एक्सेप्ट किया था कि बच्चा डिफरेंट है, हुँ, सोशल नहीं है। मैं यही कहती थी, तुम भी जानती हो कि हमारे यहाँ घर में जब मेहमान आया करते थे तो अब्दुल्ला खामोशी से कमरे में खिसक जाते थे। तो ठीक है, मैंने कहा कि हर बच्चे की अपनी एक नेचर होती है, इसकी ये नेचर है। अच्छा, अब्दुल्ला मुझसे कभी भी क्लोज़ इस तरह नहीं था जितना अपने दादा से था। यहाँ मुझे जेलसी फ़ील होती थी कि मैं भी उससे इतना प्यार करती हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्सिव नहीं है मेरे लिए। बाकायदा अब्दुल्ला ना पुश कर देता था जब मैं कभी कोशिश करूँ उसका हग करने की, तो मैं कहती थी इट्स ओके, उसको नहीं मतलब अच्छा लगता। बल्कि हम तुम्हें भी याद होगा हम कहते थे इसे लेडीज़ पसंद नहीं है, हाँ, ये सिर्फ़ दादा और जेंट्स को अब्बा ये से बनती है। अहमियत देता है। हुँ, तो जब तुमने इसका बताया था डायग्नोज़ का तो ज़ाहिर है मेरे लिए भी वो एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि मैं समझती हूँ ऑटिज़्म के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज थी। हुँ, बस उसके बाद से तुम मुझे जैसे तुमने सर धड़ की बाज़ी लगा रखी है, मैंने अपनी तरह से अपनी उसमें लगा रखी है कि मुझे किसी तरह इसकी नॉलेज हो जाए। क्या मैं उसको हेल्प कर सकती हूँ? क्या मैं तुम दोनों को यानी तुम्हें और अनस को हेल्प कर सकती हूँ? बस इसी उसमें मेरा ज़हन सोचता है। अच्छा, आपने एक्सेप्टेंस की बात की थी, आपने फिर उसको बहुत लंबे अरसे तक हम अहमद को खुद थेरेपीज़ पे ले जाते रहे, तो कितना मुश्किल था वो? क्योंकि एक न्यूरोटिपिकल बच्चे को सँभालना, उसको खाना खिलाना, उसको कहीं लेकर जाना, एक बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रगल है और एक न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे के साथ करना, जो बच्चा स्पेक्ट्रम पर है, वो तो बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। तो आपने कैसे मैनेज किया? बस इन बच्चों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ना वो आप में पेशेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आपको सबसे पहले पेशेंस हो और उसके बाद फिर आप ये देखें कि जी ज़हन में ये नहीं रखें कि ये बच्चा जो है ये मेरी कहने पे चलेगा, मेरी मर्ज़ी से चलेगा, मेरी बात सुनेगा। हमें देखना है कि वो इस वक़्त उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है। तो हम इसलिए मुझे कभी भी उसके साथ कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि मैंने हमेशा उसके साथ जो रवैया रखा ना वो बहुत काइंड वाला रवैया रखा। तो उन बच्चों को भी उसी मोहब्बत की ज़रूरत है जो कि बाकी बच्चों को मोहब्बत की है। लेकिन बहुत दफ़ा ये मसला भी तो है ना कि बच्चे के साथ आप काइंड हो सकते हैं, लेकिन जो इर्द-गिर्द के लोग आपको देख रहे होते हैं, जो जजमेंटल नज़रें होती हैं, जो उनके रवैये होते हैं, उनसे आपने कैसे कोप अप किया? देखें हर इंसान की एक अपनी सोच है। हुँ, आपका बच्चा है, हुँ, वो जैसा भी है, हुँ, वो आपका बच्चा है। सही। आपको उस पर प्राउड होना चाहिए हुँ, क्योंकि वो जिस शक्ल में भी दिया अल्लाह ने तोहफ़ा दिया ना आपको। बिल्कुल। तो आपको सैटिस्फाई होना चाहिए। आपको लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। हुँ, लोग तो अगर आपके सही बच्चे हैं तो क्या हो वो अगर उनको भी बच्चा कुछ आपका कह सही है, थोड़ा वो शरारती है, तो क्या लोग क्या कहेंगे? हुँ, उसको नहीं कहेंगे कुछ भी हुँ, कि अम्मा संभाल इसको क्या कर रही हो? हुँ, तो लोगों ने तो कहना ही कहना है। हुँ, आपने ये देखना कि मेरा बच्चा मुझे क्या करना है? हुँ, मुझे उसके साथ कैसा रवैया रखना है। हुँ। तो वो जो आपका रवैया है वही काउंट होगा, लोगों का रवैया काउंट नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि आप हुज़ैफ़ा को अब जब आपकी बेटी थेरेपीज़ वग़ैरह पर लेकर जा रही होती हैं, तो आप बाकी बच्चों को सँभालती जी, हैं और उनको जी। सपोर्ट करती हैं। कभी ये हुआ कि सारी स्ट्रगल में लोग आपकी बेटी को जज कर रहे हों कि जी ये बाकी बच्चे नहीं देख रही या ये उसको नहीं सँभाल नहीं, रही, या ये हो कि जी इसकी वज़ह से ऑटिज़्म हो गया, कभी इस तरह की आपको कोई बात सुनने को मिली? सुनने को मिलती है, वो कहते हुँ। हैं ये पूरे ऑटिज़्म है, बच्चों को तमीज़ नहीं है, बच्चों का हाँ। ये मसला है, इतने उनके वसाइल नहीं है कि वो पर्सनल गाड़ी ले सके, जब वो कर सके तो उसको ऑटो में लेके आती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि औरतें ऑटो से उतर के भाग जाती हैं। हुँ, हुज़ैफ़ा हर किसी को आदत है कि उसने उसको टच ज़रूर करके हुँ, देखना है, तो औरतें ऑटो से उतर के चली जाती हैं। ऑटो वाले खुद बहुत अब सपोर्टेबल हैं, क्योंकि ऑटो में आना-जाना हुँ, रहता है। तो बाकी बच्चे भी माशाल्लाह सही हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने भाई से। हुँ, कुछ रिश्तेदार ऐसे हुँ, हैं जो नहीं समझते, नहीं वो करते, पसंद नहीं करते, हुँ। कुछ करते भी हैं। कभी आप लोग का ऐसा कोई एनकाउंटर है जहाँ पे किसी ने आपसे कहा हो कि जी आप इसको बिठा लें, या ये बदतमीज़ है, या ये ऐसा क्यों कर रहा है? बहुत होता है, ये मेरी बेटी के साथ बहुत होता है। हुँ,
उसको शौक है कि इसको पार्क लेके जाना। पार्क में अक्सर लोगों से इस बात पे लड़ाई हो जाती है कि आप बच्चे को तमीज़ क्यों नहीं सिखाती। वो कहती जी जितना सीखता है उतना ही है, तो आप अपना बच्चे को साइड पे कर लें। तो अक्सर पार्कों में मेरी बेटी की लड़ाई होती है इसी वजह से कि हुज़ैफ़ा जो है हाइपर भी हो जाता है। अगर इसको झूला चाहिए तो इसने उसी झूले पे बैठना है। हाँ, वेट बहुत मुश्किल जी, होता है। वेट नहीं कर सकता है, इसने भाग के जाके साइड पे करके बस झूले पे बैठना होता है। आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है कि आम लोगों को इसके बारे में पता हो? आपको तो अब्दुल्ला के डायग्नोसिस के बाद पता चला, लेकिन अगर उसी टाइम में हमारा किसी और फैमिली से इंटरेक्शन होता है जिनके पास इस तरह का बच्चा होता, तो हमारे व्यूज़ भी शायद मुख्तलिफ होते। तो बिल्कुल। कितना ज़रूरी है कि लोगों को ऑटिज़्म के बारे में पता हो? देखिए ताहिरा, आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी वीडियोज़ लोग देखते हैं। हुँ। मैं अपने सर्कल में जहाँ जाती हूँ, मैं ज़रूर कहती हूँ। देखिए, अब पहले शायद इतना नहीं दिखता होता होगा कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड, लेकिन अब दिखते भी हैं, तो अवेयरनेस हमारे यहाँ इतनी नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा ना, तमीज़ और बदतमीज़ी का लेबल तो फ़ौरन लगा हाँ। दिया जाता है। हमेशा यही कहा जाता है कि माँ ने नहीं सिखाया होगा। तो ये तो हम लोगों की ज़बान की नोक पे धरा हुआ है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, थेरेपीज़ का भी बहुत कमाल है इसमें कि चीज़ें मैनेज करना अब आसान हो गई हैं। अच्छा, जैसे भाई ने बात की थी ना कि लोगों की तरफ हम नहीं देखते, तो मेरे ख़्याल से ये तो बाहर रहे हैं ना, तो बाहर तो मुझे फिर भी लगता है प्रैक्टिस हो सकता है ये। एक्सेप्टेंस बहुत है। नहीं, हाँ। लोग कम इतना करते हैं। नोटिस ही नहीं करते कि बच्चा हाँ। क्या कर रहा है। यहाँ ना सिर्फ़ करते हैं बल्कि मुँह पे बोल भी देते हाँ। हैं। नहीं ना, तो बाहर तो ये है ना कि अगर वो नोटिस करते भी हैं ना, तो हाँ। आप उनको सिर्फ एक लफ्ज़ बोल दें कि भाई दिस इज़ स्पेशल चाइल्ड, हाँ, तो वो बिल्कुल उनका वो कंप्लायंस बिल्कुल आ जाता है। है हाँ। जी। ना, वो लाइन पे आ जाते हैं जिसको पाकिस्तान में कहते हैं ना, लेकिन कि वो हमारे यहाँ कहते हैं कि लो कौन-सा स्पेशल, इसको सिखाया हुआ नहीं है, ऐसा स्पेशल। यहाँ हमारे यहाँ तो ये है ना कि नो ही नहीं है, पता ही हुँ। नहीं है लोगों को कि भी इस ये जो है कुछ ना कुछ मामला है इसका। यहाँ तो ये समझते हैं कि बस ये ठीक क्यों नहीं है, जहाँ सब इल्ज़ाम उसको माँ को जाता है। के ब्लेम फादर करते हैं, दूसरे लोगों को फादर ब्लेम भी करते माँ हैं को बच्चों की कहते हैं वजह कि से। आप बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाती। कि सबसे पहले तो वालिद ही इस तरह के होते हैं ना, वालिद हैं हमारे यहाँ। अल्लाह अक्ल दे। आपको कभी अहमद के मुस्तकबिल को लेके कभी ख़्याल आता है या कभी कोई परेशानी होती हो कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे मैनेज करेगा? उसमें अगर कोई ख्याल आए भी, जो मैं अपनी बेटी को भी कहता हूँ या मैं अपनी वाइफ से भी बात करता हूँ तो उसको कहता हूँ कि वो एक ऐसे सिस्टम में है जहाँ वो जानवर से भी काम ले लेते हैं, सही। ये तो फिर इंसान है, इसके अंदर जो भी सलाहियत है वो खुद ब खुद निकाल लेंगे और उससे कोई ना कोई काम ले लेंगे। और वहाँ हम देखते भी हैं हाँ। कि जो बच्चे बड़े जवान हो गए हैं और देखते हैं वो जॉब भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ उनको हुनर सिखाते हैं। हुनर सिखाया जाता है। हम अहमद है, अहमद के लिए पूरी स्ट्रगल है हमारी हर लिहाज से। हम उसको स्विमिंग की क्लास में लेके जाते हैं और वो स्विमिंग सीख गया है, स्विमिंग करता है। हमारे घर में स्विमिंग पूल है, वो उसमें स्विमिंग करता है। फिर हम उसको सर्फिंग के लिए लेके जाते हैं, वो सर्फिंग सीख रहा है। फिर उसके बाद वो उसको हम जिम्नास्टिक में लेके जाते हैं, वो वहाँ पे जो उसके करने के काम है जिम्नास्टिक में वो सारी एक्टिविटीज़ करता है। तो हम तो उसको उसमें सॉकर में उसकी क्लास लेके जाते हैं, वो सॉकर जो है उसमें उसका इंटरेस्ट लेता है। तो किसी ना किसी चीज़ ना कोई उसको क्लिक ज़रूर करेगी इंशाल्लाह ताला कि जी वो उस लाइन पे आप खुद ब खुद उस फील्ड में चला इंशाल्लाह जाएगा। करेगी, लेकिन हमें देखिए ना कोई फ़िक्र हमारे नहीं है। यहाँ गैप इतना ज़्यादा है कि ये सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है। अगर अगर कोई हों कर भी रहा है तो वो अगर हों प्राइवेटली। भी तो हम कर ही नहीं सकते, सीधी सी बात ये है। क्योंकि ना हमारे जो एक तो ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं लोगों के, पहुँच ही नहीं है 4-4 वहाँ तक, 5-5 वसाइल बच्चे नहीं हैं। है। दूसरा वसाइल नहीं है, तीसरा टाइम नहीं है और सबसे अहम चीज़ है कि फैसिलिटीज़ ही नहीं है। आप यहाँ बच्चों को तो किसी पार्क में नहीं ले जा सकते। वो बता दें कि फलां पार्क है वहाँ बच्चों को लेके चले जाएँ। हाँ, वो आपसे कहेंगे कि आप पार्क में बॉल क्यों लेकर आए हैं? जी। जी। बच्चे पार्क में भाग क्यों रहे हैं? को ऐसे ही तो आपको कभी हुज़ैफ़ा के लिए होता है कि हुज़ैफ़ा कुकिंग बहुत अच्छी करता है। मुझे अच्छा। लगता है कि कुछ भी स्टॉल लगा के ना हाँ, चिप्स का भी इसको लगा देंगे तो ये कर लेगा। इंशाल्लाह। कुकिंग का बहुत शौक है। जब हम कुकिंग करती है, इसकी मदर करती है तो जाके स्लैब पे खड़े होके पूरा प्याज लाल करते हैं, लाल करके अच्छा, माशाल्लाह। फिर आवाज़ निकालते हैं कि कि प्याज हो गया लाल हो लाल। गया। पूरा खाना पकवाते हैं अपनी मम्मा के साथ। माशाल्लाह। उनको पता है कि नमक मिर्च किस तरह डालना है। ये कुकिंग में इसका बहुत इंटरेस्ट है बचपन से ही ना। तो मुझे लग रहा है कि ये कुकिंग कर लेगा अच्छी।
अल्लाह करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सर्विंग है। में करता है, इतनी है, उसके बहन भाई स्कूल से आते हैं, उनके जूते उतारेगा, उतार के सॉक्स उतारेगा, उनको फिर लाइन से रखेगा, सॉक्स उसके अंदर रखेगा, फिर उनको बोलेगा कपड़े देगा कि आप कपड़े चेंज करें। उनके फादर आएंगे, उनके जूते उतारेगा, उनको कपड़े देगा कि आप चेंज करके आए। लेकिन हुज़ैफा स्कूल नहीं जाते हैं? जाते हैं, जाते जी जाते हैं। क्या इनके स्कूल की टाइमिंग अलग है? सुबह की है, लेकिन ये पहले आ जाते हैं बहन भाइयों से ना। नॉर्मल जी जो बच्चे हैं वो तो देख के सीख जाते हैं, जी ये देख के नहीं सीखते। इनको आपको सिखाना पड़ता इसको है। आपने सिखाना है, आप जितना भी इनको एक्सपोजर देंगे, जितना डिफरेंट एक्सपोजर देंगे उतना वो सीखते चले जाएंगे। जितना आप उनको बताते रहेंगे, जितना आप उनके साथ लगे रहेंगे, उतना वो आगे इतना चले है, अगर जाएंगे। वो जूता उतार के इधर उधर करेंगे तो उनको हाथ से मारता है कि इनको जो लाइन में रखना है। तरतीब खराब नहीं होनी तरतीब चाहिए ना, खराब वो नहीं होनी तो चाहिए, तरतीब बहुत ही बहुत तरतीब से बहुत रखते हैं। आपको कभी होता है कि अब्दुल्ला का मतलब उसका मुस्तकबिल क्या होगा, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कभी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता तो उसका फ्यूचर क्या है? कि मैं तो फिर अल्लाह ही से उम्मीद रखती हूँ और जी दुआएं भी उसके लिए करती रहती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा करेगा अल्लाह ताला उसके साथ। जिस तरीके से आप लोगों की मेहनत है सब नज़र ही आ रही है, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर करेगा उसके साथ। अच्छा, आप लोगों से थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग अ मदर अगर मैं अब्दुल्ला और सकीना को देखती हूँ, तो चाहे ना चाहे आप बैक ऑफ द माइंड कंपेयर कर रहे होते हैं। इन अ गुड वे भी कंपेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे माइलस्टोन्स ऐसे हैं जो सकीना ने नेचुरली अचीव किए हैं, जो अब्दुल्ला के लिए, जैसे आपने कहा ना कि उनको सब कुछ सिखाना पड़ता है, और जो न्यूरोटिपिकल बच्चा होता है वो सब कुछ खुद से कर रहा खुद होता है, तो सीख आपको जाते बड़ी आसानी होती है। तो आप नेचुरली कंपेयर कर रहे होते हैं। तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने अहमद को और बाकी अपने नवासे नवासियों को भी देखा हो, तो बैक ऑफ द माइंड एक कंपैरिजन सा जहन में आया हो कि अल्लाह ये इसके लिए इतनी मुश्किल क्यों है? अल्लाह करीम ने हर इंसान को एक इंडिविजुअल बनाया है, कोई दूसरे जैसा नहीं है। अगर नॉर्मल हैं तब भी एक जैसे नहीं है, अब नॉर्मल हैं तब भी एक जैसे नहीं है। तो ये तो हम कंपैरिजन तो एप्पल टू एप्पल होता है ना, एप्पल टू ऑरेंज तो कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो उन बच्चों का नॉर्मल बच्चों के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं है, उन बच्चों का स्पेशल बच्चों के साथ भी कोई कंपैरिजन बिल्कुल, नहीं है। उन बच्चों का उनके साथ कंपैरिजन है हाँ, कि जी 6 महीने पहले क्या था, और अब साल क्या? पहले क्या था, आज क्या है। ये बिल्कुल सही तो बात, अगर आप कंपैरिजन करने चले जाएंगे तो फिर तो आप परेशान होंगे, परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा कुछ आपको। नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि उनका कंपैरिजन सिर्फ उनके साथ करें। नहीं, बहुत ये खूबसूरत बहुत अच्छी बात बात कही है, कही हाँ। है। अब आपके कभी ज़हन में आता है, आपके भी माशाल्लाह काफ़ी सारे पोते-पोतियाँ, नवासे-नवासियाँ, तो कभी तो आते ही हैं, जैसे अब्दुल्ला अगर आपसे प्यार नहीं करते थे, दादा से ज़्यादा करते थे, तो अब सकीना आपसे करती है? एन्जॉय करती हूँ, वो तो मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ और अब्दुल्ला के लिए हमेशा दुआ गो रहती हूँ। अपनी तरफ से मेरी कोशिश ये होती है कि इसके लिए कुछ अच्छा करूँ, हाँ। कुछ भी करूँ। तो बस वो अब तो बहुत रिस्पॉन्सिव है मेरे लिए भी, तो मुझे वो चीज़ फ़ीलिंग जी, ये जो मैं बात करी थी ये काफ़ी छोटे की थी ना, तब अब यकीन करो कि जब तुमने मुझे बताया था तो मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैंने नॉलेज हासिल की है कि ऑटिज़्म में होता क्या है और कैसे आप उसको करते हैं, और आज तक मैं सीख ही रही हूँ। आपके ज़हन में कभी आता है कंपैरिज़न हुज़ैफ़ा को लेके नहीं, बाकी बहन-भाइयों से? मुझे बस प्यार इस पे आता है, मैं इसकी जब मेरे घर आते हैं तो मैं फिर इसके पीछे-पीछे इसकी बहुत केयर करती हूँ। हमारे घर में किसी के ज़हन में कभी ऐसा कोई सवाल नहीं आता कि उस हुज़ैफ़ा जो है ऑटिज़म है या ये कुछ करेगा, या बस हम सब इसके पीछे-पीछे बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। जब कोई नया लफ्ज़ बोलता है तो हमें इतनी खुशी होती है कि लगता है हुज़ैफ़ा ने पहली दफ़ा जैसे अभी बोला है बोल बोला। रहे हो। इस तरह भी ईद मुबारक पे बहुत अच्छा ईद बाके सबको ईद मुबारक माशाअल्लाह। बोल रहा था, गले हाँ। मिलता है आके। अभी भी उसको पता था कि मेरी नानी से चला शायद ना जाए, तो हाँ। जैसे है मेरी बेटी ने बोला था कि नानो आएँगे, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले आके रिक्शे में बिठाया हाँ, उसने। ये लोग बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग बहुत है, हसास होते हैं। सेंसिटिव भी है, केयरिंग भी है इस मामले में ना। मैं खुद हैरान रह गई थी जब उसने मेरा जो हाथ पकड़ा, खुद सँभाल के लाया है। संभाल के लाया है। आपको कोई एक ऐसा मोमेंट अभी तक अहमद के साथ ऐसा हो जो आपके ना दिल पर लग गया हो? बहुत ही आपको अच्छा लगता है, बहुत ही आप उसको चेरिश करते हैं? पता नहीं, मुझे तो जब भी वो कोई बात करे, हाँ। अब तो खैर माशाल्लाह वो स्पोकन है, हुँ। मुझे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, हुँ। उससे बात करना भी अच्छा लगता है। मुझे आज का मोमेंट मुझे तो उसके बहुत अच्छा साथ लगा। रहना भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम में अपन वहीं गुज़ारता हूँ। हुँ। अब दिन में गया था 7.5 महीने बाद। अहमद मेरे साथ जाया करता था, जी। तो उसके लिए हमें
जाने के लिए घर से पहले बस ट्रेन स्टेशन पे जाते थे, फिर एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे, दूसरी ट्रेन से फिर बस पे, बस से फिर बस स्टॉप पे उतर के फिर हम प्रैम लेके जाया करते थे। ठीक है। तो रास्ते में एक नहर थी, एक कैनाल थी छोटी सी, तो वो उधर कहता था इधर रुके, सही। या वो खुद ही उतर जाता था प्रैम से, खड़ा हो जाता था वहाँ, हाँ। देखता रहता था। तो मैं उसको बताता था कि एम लुक दिस इज वाटर, हाँ, दिस इज वाटर। फर्स्ट जो लफ्ज उसने बोला वो वाह बोला, सही। वो खुशी मुझे या मेरी बेटी को। उसके बाद फिर मैं बोलना शुरू हो, फिर ऐसे लम्हात वहाँ होते हैं से, वो आपको हाँ। लगता है कि आपकी मेहनत जो है ना वो वसूल हो गई। वहाँ से वाटर हो गया, फिर स्कूल जाना शुरू हो गया, प्री स्कूल हो गया। माशाल्लाह, अब तो माशाल्लाह वो लिख लेता है, बोल लेता है, सब कुछ करता माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आगे भी बहुत सारी ऐसा करे। आपको हुज़ैफ़ा को कोई ऐसा लम्हा जो आपके दिल पर जो है ना वो नक्श हो गया वो हो? आज ही का है, हाँ। जो उसने मेरी केयर की कि नानो आए, नानो मेरा हाथ पकड़ के लाके मुझे रिक्शे में बिठाया। तो लेकिन फिर उस टाइम भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि इसने मेरी इतनी केयर की है कि नानो को साथ लेके जाना है। मुझे पानी ला के पिलाया उसने, मैं उनके घर आई तो मुझे पानी ला के पिलाया, फिर तैयार हो गए तो फिर मुझे रिक्शे में पकड़ के बिठाया। मुझे वो, संभाल कर बिठाए थे। मैं अब सबसे शाम तक के सबसे इस बात का जिक्र करूंगी कि आज हुज़ैफ़ा ने मेरे साथ ऐसे किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और माशाल्लाह। ख़ास तौर पे उसके सामने भी कीजिएगा। जी। आप बनाएं, वैसे तो मुझे पता है कि बहुत सारे मोमेंट्स अब्दिदा के बहुत ऐसे सारे आपको मोमेंट्स कोई हो याद है? सकते हैं, लेकिन एक जो मुझे बहुत याद रहता है और मैं अक्सर लोगों को बताती भी हूँ कि शुरू में मैंने ये तो नोटिस किया था कि ये अपना नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करता। आप बोलते रहें, मतलब आपकी तरफ देखेगा भी ना, आई कांटेक्ट नहीं करता था। लेकिन एक उसपे बड़ा खुश होता था ये कि जब भी मैं जानमाज़ बिछाती तो ये इंतज़ार करता था कि कब मैं सलाम फेरूँगी। और कभी-कभी वो बहुत जल्दी पहली रकात से ही शुरू हो जाता था कि वो हैंड क्लैपिंग उसकी शुरू हो जाती थी कि अभी ये करेंगे, और फिर उसने भाग कर आके मेरी गोद में ना वो दुआ पढ़नी होती थी जो आप भी जानती हैं। तो अब ये एक मामूल था, वो हमेशा खुश होता था, हमेशा मैं उसके सामने दुआ माँगती थी, पूरा वो वर्डिंग्स उसकी बोलती थी। सही है। एक दिन कुछ भी ऐसा नहीं था और वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ गया है अपने बाबा के साथ और ये दुआ पूरी पढ़ता हुआ गया है। मेरे लिए तो ये बहुत ही हैरत-अंगेज़ बात थी, क्योंकि मैं तो ये था कि ये नहीं सुनता ना, मतलब या अपने मतलब की बात सुनता है। जैसे तुम जानती हो कि उसको गाड़ियों में कितना इंटरेस्ट है। आपको उसके लेवल पर आने के लिए गाड़ियों की बातें करनी शुरू करें, वो खुद ही खुद मुतवज्जह हो जाता है। तो ये मेरे लिए बड़ा अमेज़िंग था कि कैसे इसने पूरी दुआ पढ़ ली। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और उसका रिचुअल क्रॉलिंग से लेके अभी तक भी है। अब बीच में थोड़ा-सा ब्रेक हुआ है कि आंटी जब भी नमाज़ पढ़ती हैं, तो वो वेट करता रहता है कि सलाम फेरेंगी तो फिर वो जल्दी से आके गोद में बैठ जाता है। बीच में तो ये भी करता था कि पहली रकात में बैठी हूँ तो फ़ौरन आके तब भी बैठ जाता था। अब उसको ये पता है कि सलाम फेरेंगी तो फिर मैंने बैठ के जो है ना वो दुआ करनी है। ऑटिज़्म लफ्ज़ की आप लोगों के नज़दीक क्या अहमियत है? क्योंकि अगर मैं जैसे अपनी बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि इस लफ्ज़ ने मेरी ज़िंदगी पूरी बदल के रख दी है। मतलब ज़िंदगी, आज, कल, मुस्तकबिल सारी चीज़ें, फैमिली लाइफ़ सब कुछ मुख्तलिफ़ करके रख दिया। तो आप लोगों के लिए इस लफ्ज़ की क्या अहमियत है? देखें, ये जैसे वो कहते हैं ना कि ओनली द वीयर नोज वेयर द शू पिंचेस। ये इस चीज़ का मतलब सिर्फ वही बता सकता है जो इस प्रोसेस से गुजर रहा हो। दूसरे किसी को इसका कुछ मतलब नहीं समझ पता नहीं कि आती, इसका सही क्या कह चीज़ है। तो उसमें बंदे के रिग्रेट्स भी होते हैं मगर खुशियाँ भी बहुत होती हैं। एक ऐसी छोटी से छोटी चीज़ भी आपको खुश कर देगी अंदर बाहर से, जो जिसको हम इग्नोर कर देता है एक आम आदमी, एक आम बच्चे में वो चीज़ इग्नोर हो जाती है, नहीं छोड़ो इसको तो पता ही है। मगर वही स्पेशल बच्चा जब वही चीज़ इतनी छोटी से छोटी भी करे तब तो उसको वो सेलिब्रेट आपको कर जो खुशी होती है वो नाकाबिले बयान होती है। तो ये तो हम सारे एग्री करेंगे ना कि ऑटिज़्म में ग्रेटफुल बहुत बना दिया है, कि आप क्या हर चीज़ को अल्लाह ऑब्ज़र्व से करते हैं और करीब हर कर चीज़ दिया को है, बिल्कुल। सेलिब्रेट अल्लाह से करके ऐसा ही, अल्लाह से करीब कर अल्लाह दिया से है। बहुत हम करीब हो गए। मैं अगर तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं तो अपनी बेटी से ये कहता होता हूँ कि बेटा ये जो है ना ये जन्नत का टिकट है। वाक़ई बेशक। जिसने ऐसे बच्चों को खिदमत कर ली, उनका ख्याल कर लिया, उनको देख लिया, उसका कोई हिसाब किताब अच्छा, हमारे पास ना इंटरनेट के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हैं जिसमें कहते हैं कि ये माँ-बाप के अमाल की वजह से है, उनकी गलती की वजह से है, उनके गुनाहों की वजह नहीं, से मैं इस है। बात को एग्री तो नहीं उन करती। लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं तो सारे गुनाह जो है वो पाकिस्तान में करते हैं लोग हाँ, और दुनिया में कुछ नहीं होता। हाँ।
और एक ही माँ करती है। ये मेरा ख्याल है ये जहलाना बातें हैं जो लोग करते हैं। इस तरह की ऐसी कोई कहानी नहीं है, ना किसी के गुनाह की सज़ा है, ना किसी के जुर्म की सज़ा है। एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, एक ऑटिज़म है, बाकी 3 सही 3 हैं, ठीक तो है। वजह सही है। क्या उसने जाके हज करके आ गई थी या उम्रा करके आ गई थी या तौबा कर ली थी? कि एक गुनाह सिर्फ एक के ऊपर ही पड़ गया सारा? ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ठीक तो है मेरी कि बेटी के हर चीज़ में अनजाना पहली बदला बेटी है। सही थी, सेकंड जैसे में खुशी और हुज़ैफा थे। गम अल्लाह की तरफ से है, इसी तरह ये चीज़ भी अनजाना बिल्कुल बदला सब है। कुछ मिल जाने वाला है। और उसके बाद 2 बच्चे फिर बिल्कुल ठीक है। हाँ। बीच में हुज़ैफा का ही कोई मसला हुआ था। चले अगर मान लें कि जी माँ बाप का कसूर था कि मैंने कोई गुनाह किया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया, तो उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है ना। आप उसको किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? आप उसके साथ तो नॉर्मल रहें, उसको तो प्यार करें। तो ऐसा वैसे है नहीं ऐसे कि जी बच्चे माँ बाप बहुत का प्यार कोई करते गुनाह है, कोई ऑटिज्म बाय कसूर है, चॉइस कोई ऐसी नहीं है चीज़ ना, है। ये तो अल्लाह की तरफ से ये आपके तो लिए अल्लाह एक की देन है। टेस्ट है, अल्लाह की देन है। सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, सही है ना? फिर जब एक्सेप्ट करेंगे तो स्टेप भी उठाएँगे और ग्रेटफुल भी होंगे बहुत सारे मामलात में। जैसे कि भाई ने कहा कि इतनी सी भी अचीवमेंट होती है ना, तब आप उसको सेलिब्रेट बहुत करते हैं। celebrate वो बिल्कुल ऐसा ही है, तभी हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार है, होते बहुत हैं। ज़्यादा मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आ जाता है, बिल्कुल अवेयरनेस ऐसा आ ही। जाती है। आपको एक्सेप्टेंस में किस चीज़ ने मदद की? मैं तो कहती हूँ ये अल्लाह का ही करम है कि हम सब बल्कि एक्सेप्ट भी करते हैं और हम लोगों की कोशिश भी होती है कि हम किसी तरह हेल्प आउट करें। बस अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश मैं समझती हूँ कि आज़माइश है जिसमें हमें पूरा उतरना है। हेल्प करके अपनी बेटी की, बच्चे की, बस ये मैं शॉर्ट में यही कह सकती हूँ कि इस आज़माइश को हमने एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बच्चे को, फिर भी मैं दुआ करती हूँ कि इसको नॉर्मल कर दे, इसको बोलना सिखा दे, जो कि अल्लाह ताला के सामने नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम सबकी ख्वाहिश और जी। कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चे लेस टू मेरी नो बेटी सपोर्ट के कहती है साथ मेरे बाद इंडिपेंडेंट क्या हो होगा? जाएँ। मैं ये कभी भी मत सोचो मेरे बाद क्या होगा। बहुत होते हैं संभालने वाले, अल्लाह ताला ने संभालना है ना, बिल्कुल। किसी के ज़रिए भी संभाले, आप कभी ये परेशान मत हो। मैं अपनी बेटी की हिम्मत और हौसला बनती। देखिए अल्लाह करीम ने अगर एक चींटी, एक मच्छर वो बेकार पैदा नहीं किया, तो एक इंसान को कैसे बेकार पैदा कर सकता? जी। उस इंसान का भी कोई ना कोई पर्पज़ है, बेशक वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, मगर उसकी पैदाइश का एक ना एक पर्पज़ है। वो पर्पज़ हो सकता है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ बताने के लिए, बिल्कुल ऐसे हमें ही। कुछ समझाने के लिए हो। तो इसलिए हमें उसको इसी तरह ही लेना चाहिए। अच्छा देखिए, अमूमन हमने ये देखा है कि ठीक है, अगर आपकी बेटी के साथ मसला होता है या कुछ इस तरह का चैलेंज होता है, तो हम समझते हैं कि उसकी आज़माइश है। लेकिन वही चीज़ मैं बेटे का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि हम अमूमन बहू से कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर बहू के साथ होता है तो हमें लगता है कि नहीं यार, कुछ तो इसका अपना भी होगा। जैसे मैं भी अगर देखूँ तो मुझे अब्दुल्ला की डायग्नोसिस के बाद बहुत दफ़ा ये भी सुनने को मिला कि खुद साइकोलॉजिस्ट हैं या ये खुद ऐसे लोगों के साथ काम करती थी, तो इस वजह से भी बच्चे पर असर पड़ता है, क्योंकि आप ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ ही काम कर रहे होते हैं जो मेंटल चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि बच्चा है ना, जैसे नवासा है या पोता है, दोनों का लेवल तो सेम ही है। वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। पोता चूँकि मुझसे ज़्यादा करीब होता है, हाँ। जैसे दिन-रात का साथ है ना, नवासा तो आया और चला गया वाली बात होती है। लेकिन पोता तो मेरे साथ ही है, तो मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा करीब हूँ। लेकिन हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि भई वो या तो बहू का आना मना कर देते हैं या उस पर्टिकुलर बच्चे का जिसको डायग्नोसिस है वो कहते हैं कि जी ये हमारे घर ना आए, क्योंकि बहरहाल इन बच्चों को संभालना करना मुश्किल होता है ना, आपको हर वक्त जो है वो विजिलेंट रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आप भई सपोर्ट करें। आप दादी या नानी की हाँ। पोस्ट पर हैं, तो हाँ। आपने एक अरसा गुज़ारा है। हाँ। आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, जानते हैं, तो आप उनको सपोर्ट भी करें, उन्हें गाइड भी करें, हाँ। जो आप कर सकते हैं पॉज़िटिव वे में। तो मैं तो खैर इसकी कायल ही नहीं हूँ कि आप वो ब्लेम गेम खेलें कि ये इसकी वजह से है, उसकी हाँ। वजह से। आप इन सारी चीज़ों से निकल आएँ। अपने फैमिली का माहौल जो है ना वो अच्छा बनाएँ। बस आप मेरा ऐसे यही लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि अमूमन हमने माशरे में देखा है ना कि लोग नहीं अच्छा समझ रहे होते अगर आप न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि डिसरप्टिव बिहेवियर्स होते जी। हैं, उनको मुश्किल लगता है। मैं भी यही कहूँगी कि उनको साथ देना चाहिए। चाहे मेरी बेटी है तो उनके इन-लॉज़ को, अगर मेरी बहू होती तो मुझे लगता है मैं उसका बहुत साथ देती। यदि मेरा पोता भी होता ना, तो मैं अपनी बेटी तो खैर दूर रहती है, मैं बहुत सँभालती उसको ना, बहुत ख़्याल करती।
हाँ, क्योंकि वो मोहब्बत तो उसका हक है ना, हक है, रिगार्डलेस उसकी क्या बच्चे का कंडीशन हक है, है। वो मोहब्बत, वो एहतराम तो अगर उसका आप हक है। नॉर्मल बच्चों को प्यार करते हैं तो सामने वाला बच्चा फिर ऐसे बच्चे मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा वो महसूस करते हैं, ज़्यादा बहुत महसूस एहसास होता करते है। हैं। एक चीज़ को अगर आप ऑटिज़्म के हवाले से तब्दील कर सकें। उसके लिए जो है ना पेरेंट्स को एजुकेट होना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ नो हो होनी चाहिए उसकी एनवायरनमेंट में, उसके रिश्तेदारों में, आगे दोस्त अहबाब में, ताकि उनमें भी ये चीज़ आए कि हाँ जी, इसमें इसके पेरेंट्स का, इस बच्चे का, किसी का कोई कसूर नहीं है, हाँ। ये एट फॉल्ट नहीं है, ये जो है वो फेट कॉम्प्ली है कि अल्लाह की तरफ से है ये मामला, तो उनको इसी तरह ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि बच्चे को तो जो है वो तो बच्चा है, आप उसको तो प्यार करें ही करें, मगर उसके जो पेरेंट्स हैं आप उसको भी इस तरह उसके साथ बिहेव करें कि वो भी ये फील ना करे कि मुझे कोई अपने आप को गिल्टी फील ना करे कि मेरे साथ पता नहीं कि मेरे साथ ही कुछ हो गया या मेरी वजह से कुछ हो गया। ये किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ। देखिए अगर दो बच्चे हैं, किसी के नॉर्मल है, एक कुंज़-ज़हन है, एक बड़ा इंटेलिजेंट है, तो आप क्या कहेंगे कि कुंज़-ज़हन से बात ही ना करें, या उसकी माँ को बोल रहे हैं कि भाई तुमने इसको कुंज़-ज़हन बना दिया, उसने कुंज़-ज़हन नहीं बनाया। सेम वे अगर उस बच्चे को ऑटिज़म है तो उसकी माँ ने तो उसको नहीं बनाया, ना उसके बाप ने उसको बनाया। तो हमें उस बच्चे को जो उसका हक है, उसका प्यार उसका हक है, उसकी रिस्पेक्ट उसका हक है, वो हमें देना चाहिए, और वो समझ भी रहा होता है, जी, बिल्कुल। सिर्फ वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि उसको क्या चाहिए या वो क्या कहना चाहता है, मगर वो समझ ज़रूर रहा होता है, वो रवैया आपका देख रहा होता है, आपका रवैया वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है हाँ। बिल्कुल। कि कौन सा बंदा मेरे साथ किस तरह चल रहा है, किस तरह मेरे से बात कर रहा है, किस रवैये में, किस लहजे में बात कर रहा है, वो समझता है। हमारे यहाँ लोग इनको और ज़्यादा बुरा ट्रीट करके उनको लगता है इनको कौन सी समझ आती है, जी, हालाँकि ऐसा ऐसा नहीं नहीं है, है, बिल्कुल भी ऐसा ऐसा नहीं है। नहीं है, और समझ आपने ये बात बहुत खूबसूरत की कि हम जब अक्सर बात करते हैं, हम कहते हैं जी पेरेंट्स को समझाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी काउंसलिंग हो। हमारे तो खैर अभी वो भी नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ओवरऑल फैमिली को पता हो, ख़ानदान को पता हो। और आज आप लोगों को बुलाकर ये बात करने का मकसद भी ये था कि देखिए अभी की तो जो जनरेशन है उसके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ से वो सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इंटरनेट से आप मालूमात ले लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से ये स्टेप उठाया कि सामने आकर बात करना, इसके ऊपर खुद रिसर्च करना, बच्चे को थेरेपीज़ पर लेकर जाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। आपको मैं ज़्यादा इसलिए एप्रिशिएट करूँगी क्योंकि आपसे ब्रेक में सवाल भी किया था कि जी आपने अपने बच्चों के लिए ये सब किया था जो आपने अहमद के लिए किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसको वॉश भी कराना, उसको खाना भी खिलाना, उसको नहलाना भी, और ये अंडरस्टैंड करना कि ये आप अपनी बेटी को कोई फ़ेवर नहीं दे रहे, ये सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए मैं तो वहाँ पे क्योंकि वास्ता रहता था ना हमारा जी, ऐसे लोगों के साथ जिनके बच्चे थे, जी। तो ख़ास तौर पे मेरा तो रहता था क्योंकि उसको लेके जाते थे 9 से 12 बजे तक उसकी वो थेरेपी होती थी, और डिफरेंट पेरेंट्स आते थे, तो मैं 9 से 12 उधर ही बैठा रहता था, वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम 9 से 1 बल्कि वहीं वेटिंग रूम में बैठे रहते थे। तो उस वक्त भी यही बात होती थी कि भाई देखें, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये जहन में माइंड लेके आ रहे हैं कि जी मैं वहाँ जाऊँगा, मैं बाज़ार में जाऊँगा, मैं सेंटर में जाऊँगा, मैं पार्क में जाऊँगा, मैं घूमूँगा, मैं फिरूँगा, नहीं हो मैं बीच सकता। पे जाऊँगा, तो ये जहन में से चीज़ निकाल के आए। आप अगर आ रहे हैं तो आप इसलिए आए काबिल तारीफ है ये ग्रैंड माशाल्लाह, पेरेंट नाना जिन्होंने इतनी सपोर्ट जेंट्स होने के नाते पे बहुत की। बड़ी बात है। बहुत मेरे कहते काबिल तारीफ है, हमसे ज्यादा लेडीज तो करती हैं, जेंट्स होके इतना हाँ, हम कि तो समझते हैं ना कि इतनी लेडीज़ ने तो करना ही है, तो करती हैं। 2.5 साल इन्होंने बताया नहीं कि वन एंड वही ना ओनली बहुत बहुत तो स्ट्रगल ये किए। बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस क्योंकि नीयत बहुत से जाएं, ज़रूरी है कि हम यहाँ पर ये भी नॉर्मलाइज़ करना चाह रहे हैं ना कि चाहे नाना हो, चाहे दादा हो, चाहे अब्बा हो, उनको भी करना चाहिए। जी वो भी ऐसे ही जैसे हम ना नेचुरली समझते हैं कि जी माँ ने या दादी ने या नानी ने तो करना ही है। तो बिल्कुल वैसे ही मुझे लगता है कि अब ये टाइम आ गया कि हम ये बोलें कि जी अब्बा और दादा नाना ने भी करना ही क्यों नहीं करना है ना? बिल्कुल उनका भी अब्बा बनता है। अगर आप लोग को एक मैसेज अपने फेलो ग्रैंड पेरेंट्स को देना चाहेंगे, वो सारे दादा-दादी, नाना-नानी जो आपको इस वक़्त देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसमें तो यही कहूँगी कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसे बच्चों को साथ लेके चलना चाहिए, इनकी केयर करनी चाहिए। ये नहीं सोचे कि ये इनके अमाल की सज़ा है या कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा तो वो लगेगा। फ़ैसला अल्लाह ताला कर लेंगे। वो मेरा अल्लाह ख़्याल है ताला कर बेहतर ये है लेगी कि हम जी। बच्चों पे फ़ोकस करें। सबको हाँ। फोकस करना चाहिए, पूरे पेरेंट्स को, खानदान को, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी ऑल ओवर हैं, सबको इस बात को एक्सेप्ट करके उस बच्चे को देखना चाहिए, इससे प्यार करना चाहिए। अगर आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को कोई मैसेज देना हाँ, चाहें? मैं भी बहैसियत दादी यही कहूँगी कि आपको अपना रोल प्ले करना है। इनके लिए बहुत-बहुत दुआएँ करनी है।
और साथ में हर तरह से सपोर्टिव होना है। देखें, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस्लाम में वो नेकी जो किसी सिले के बगैर की जाए, हाँ जी, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेशक। तो इन बच्चों के साथ अच्छा सलूक जो है वो इस नीयत से करना कि जी ये इनसे हमें कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, जी, मगर हम नेकी करने जा रहे हैं जी। ताकि आपकी दुनिया तो बेहतर हो ही हो, आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए। और ये गुडनेस। बच्चे आपकी आखिरत जो है उसको बेहतर करने के लिए अल्लाह करीम ने आपको एक तोहफ़ा दिया है, आपको एक मौका दिया है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं, अपनी आखिरत अच्छी करें, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के, इसको नेकी समझ के करें। इन बच्चों के साथ जो सलूक आप करें वो एक नेकी समझ के करें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर आप अब्दुल्ला को एक मैसेज दें तो क्या होगा? अब्दुल्ला को मैं क्या मैसेज दूँगी? बस अल्लाह ताला इस दीन और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करें। मेरी तो हर लम्हे यही दुआ होती है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप मोहम्मद हुज़ैफ़ा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगी कि अल्लाह ताला बस उसकी दुनिया, उसकी माँ की दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी कर दे, जो उसका इतना ख्याल कर रही हैं। बस अल्लाह ताला से अच्छी ही उम्मीद है। हर दुआ में, हर नमाज में मेरी पहली दुआ हुज़ैफ़ा के लिए होती है कि या अल्लाह इसको नॉर्मल करके मेरी बेटी की आजमाइशों को ख़त्म कर दे। आसानी करें इंशाल्लाह। आप अहमद को क्या मैसेज देंगे? अगर अहमद ये देख रहे हों या देखेंगे तो आप उनको क्या मैसेज कहेंगे? आई प्राउड ऑफ यू अहमद, आई लव यू। एंड आई एम सो श्योर दैट ही मस्ट बी प्राउड ऑफ यू। तो उसको ये सारी स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी तो ये बहुत बहुत अहमियत रखता है। आपने जैसे कहा था ना कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर बच्चे को उसका हक दें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग फैमिलीज़ में इवन बीइंग अ पेरेंट भी हैं, बीइंग अ ग्रैंड पेरेंट्स भी थोड़ा-सा अनफेयर हो जाता है। हमें न्यूरोटिपिकल बच्चा ना आसान होता है। अब मैं अपने घर में भी देखती हूँ या अपने दोनों बच्चों को भी देखती हूँ तो उसको पालना, उसके साथ रहना बहुत आसान होता है। न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे के साथ रहना, उसको पालना-पोसना, उसको कहीं लेकर जाना, ये सारी चीज़ें बहुत एफर्ट्स और स्ट्रगल माँगती हैं। और ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड कि हम बीइंग अ पेरेंट जब ब्रेन हो जाते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होना कि हमने एज़ अ फैमिली एक यूनिट को लेकर चलना है, एक-दूसरे को सपोर्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ और मैं इस पे बिलीव भी करती हूँ कि मुझे लगता है कि घर का माहौल जो है ना, वो घर के बड़े बनाते हैं। तो अगर आपके घर में ये माहौल है जहाँ पर एक्सेप्टेंस है, देखिए ना अगर किसी को अल्लाह ना करे कोई और बड़ी बीमारी लग जाती है, किसी को डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ और ऑटिज़्म मिलते-जुलते ही है ना, डायबिटीज़ में भी मैनेजमेंट ही है, वो आपके जिस्म से निकल नहीं सकता, ऑटिज़्म में भी मैनेजमेंट ही है। लेकिन जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो क्या हम उसको आइसोलेट कर देते हैं? क्या हम उसको घर छोड़ देते हैं कि इसको दिन में इंसुलिन चाहिए होगी, ये कहीं मीठा नहीं जाकर नहीं छोड़ते। खाएगा या हमें कहीं एम्बैरेस कराएगा? नहीं करते ना। तो ऐसे ही हम किसी ऐसे बच्चे को या ऐसे इंडिविजुअल को जिसको ऑटिज़्म है, उसको आइसोलेट तो नहीं कर सकते। तो ये घर का माहौल, ये सोसाइटी का एनवायरनमेंट पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाना है। ये सपोर्ट एक्सटेंड करनी है एंड वी डू एक्नॉलेज कि आप लोगों के पार्ट के ऊपर रहकर ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। क्योंकि अभी तक हमारा ज़माना अगर काले-गोरे, छोटे-मोटे के तफरीक से नहीं निकला, तो आपके ज़माने के अंदर तो वो होता है ना कि बच्चों को पकड़ के 2 हाथ लगा के बिल्कुल तमीज़ से सीधा करके बिठा दें और ये काम माँ ने ही करना होता था। लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि अगर आपके नवासे को या आपके पोते को ऑटिज़्म है, तो उसमें आपकी बहू का या बेटी का कोई फ़ॉल्ट नहीं है, कोई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई उसकी गलती नहीं है। और ये चीज़ इसको आपने उसी तरह से सेलिब्रेट और एम्ब्रेस करना है जिस तरह से आप अपने न्यूरोटिपिकल नवासे या पोते-पोती को करते हैं। हम ऑटिज़्म और न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशन के हवाले से इसी तरह बात करते रहेंगे और हमारी कोशिश होती है कि जब बात की जाए तो इतने नरम लहजे और आसान अल्फाज में की जाए ताकि वो लोगों को समझ भी आ सके और लोग उससे रिलेट भी कर सकें। हो सकता है आपको आज की इस वीडियो के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ एडवांस इंक्लूजन के हिसाब से ना लगें, लेकिन यही चीज़ हमें समझने और सीखने की ज़रूरत है कि हमसे पहले वाली जनरेशन अपनी कोशिशों से ऑटिज़्म और बाकी न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशन के हवाले से समझना भी चाह रही है, आगाही भी ले रही है और सपोर्ट भी करना चाह रही है। सो हमें उनकी इन कोशिशों को एप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए और उनकी सपोर्ट को यूटिलाइज़ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।